बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 20 पर मौजूद है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चंद सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल यह है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स आर जस्ट दोज विच वी सी, यानी जानदार सिर्फ वही है जो हम देखते हैं, क्या इनके अलावा जानदार है इस दुनिया में या नहीं। दूसरा सवाल है कि अगर ऐसे जानदार ये तो डेफिनेटली इनके अलावा भी बहुत से जानदार हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि आर ऑल द इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल, जो नज़र नहीं आते क्या वो तमाम जानदार नुकसानदेह हैं? तो नहीं, नो, इसलिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर जो है वो फ़ायदेमंद है, वो इंसान को फ़ायदे देता है। इसके अलावा इनमें डिजीज़ काजिंग भी है, नुकसानदेह भी है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू ब्रश द टीथ आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद क्यों यह बात ज़रूरी है कि हम ब्रश करें टीथ को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि जो शुगर हमारे दांतों में रह जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और वो एसिड अगर हमारे दांतों में रह गया तो उनसे कैविटीज़ बनते हैं और हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। इसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब है छोटे छोटे, ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार, यानी ये इतने छोटे जानदार हैं जिन्हें हम आम आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने और स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल दोज टेनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, वो छोटे छोटे जानदार जिन्हें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, उन तमाम जानदारों को हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इनके मेन 3 ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े 3 ग्रुप्स हैं इनके। एक है वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई। वायरसेस को हम नाम देते हैं टेनी पार्टिकल्स के, छोटे छोटे ज़र्रात हैं और ये यूनिक पार्टिकल्स हैं। इनके खसूसियात दूसरे जानदारों से अलग है, यानी ये हम जानदारों के ग्रुप में भी बाज़ औक़ात में जानदारों में भी हम शुमार करते हैं, बेजानों में भी। वो किस तरह? अगर ये एक लिविंग इनसाइड लिविंग, यानी अगर ये जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद हों तो ये जानदार होंगे, इनके कैरेक्टर्स जानदारों वाली होगी। अगर ये जानदार के जिस्म से बाहर होंगे तो जस्ट एक क्रिस्टल, एक सॉलिड शेप होगा, ठीक है, और ये बेजान होगा। जानदार वाली कोई कैरेक्टर्स इनमें मौजूद नहीं होगी, यानी ये जानदार के अंदर जानदार और जानदार से बाहर बेजान होगा। अच्छा, इसके अलावा वायरस क्या करते हैं, और एक सवाल पैदा होता है कि ये जानदार के जिस्म के अंदर जानदार कैसे बन जाते हैं। तो एक सिंपल सा आंसर है कि ये जब जानदार के सेल के अंदर ये ख़ुद एनर्जी जो है यूज़ नहीं करता अपना, तो ये मिसाल के तौर पर जानदार का एक सेल है, यहाँ से वायरस एंटर हो गया तो जानदार के अंदर जो एनर्जी बनेगी सेल के अंदर, ये वायरस इस सेल के अंदर बनने वाली एनर्जी को यूज़ करता है और उस एनर्जी के तहत ये अपना रिप्रोडक्शन करता है और अपना नस्ल जो है वो ज़्यादा करता है। अच्छा, इसके बाद वायरसेस जो है तकरीबन तमाम वायरसेस जो है वो हार्मफुल है और डिजीज़ को काज करते हैं। जिस तरह हेपाटाइटिस का वायरस है और पोलियो का वायरस है। इसी तरह आजकल जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कोरोना वायरस वो भी एक किस्म का वायरस है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा ग्रुप जो है बैक्टीरियम। सिंगल को बैक्टीरियम और ज़्यादा प्लूरल के लिए बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म जो इस ज़मीन पर मौजूद है वो है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड, जानदारों में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है। सिंगल सेल से बने होते हैं ये हर जगह फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, ज़मीन पर, हर जगह पाए जाते हैं। इनमें से सम आर हार्मफुल, चंद ऐसे हैं जो नुकसान देते हैं और बीमारियों को काज करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो है जिस तरह टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, ये बीमारियां इनकी वजह से आते हैं। ज़्यादा जो है लार्ज नंबर आर यूज़फुल, यानी ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, इन्हें स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, यानी ये माहौल से आलूदगी कम करने के लिए माहौल को साफ़ करता है और माहौल में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो फ़ायदेमंद है। जिस तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो हमें डाइजेशन में और डाइजेस्टेड फूड को एब्ज़ॉर्ब करने में हमारी मदद करते हैं। ये मुख्तलिफ़ शेप्स में पाए जाते हैं, राउंड भी होते हैं, रॉड शेप भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं। राउंड जो है वो इस तरह होते हैं, रॉड शेप जो है वो इस तरह से होते हैं, और स्पाइरल जो है वो इस तरह से होते हैं। अच्छा, तीसरा ग्रुप जो है वो है फंजाई। फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफिक है, ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। इसके अलावा ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और सिम्बियाटिक भी हो सकते हैं। सिम्बियाटिक में ये म्यूचुअली जो है दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। पैरासाइटिक में ये दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उनमें डिजीज़, बीमारियों को पैदा करता है। सेप्रोफाइटिक में ये क्या करता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब यह है कि ये फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडीज़ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उन पर रहकर उनसे खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करता है। अच्छा, इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ को काज करते हैं। ज़्यादातर जो है एथलेट्स फुट को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पाँव का जो स्किन है वो आइची और स्केली बन जाता है। इनके एग्जांपल्स में यीस्ट और पेनिसिलियम जो है वो ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है पेज नंबर 24 पर कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ा, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज ए डिकम्पोज़र क्या रोल है। डिकम्पोज़र्स वो जानदार हैं जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं। वो जानदार जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं उन जानदार को नाम दिया जाता है डिकम्पोज़र्स का। और वो जानदार जो है वो है फंजाई और बैक्टीरिया, ये दोनों डिकम्पोज़र्स है, यानी ये डिकम्पोजिशन को करते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होती है? डिकम्पोजिशन में जो डेड बॉडीज़ होते हैं, डेड बॉडीज़, उन डेड बॉडीज़ को, उनके जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उन्हें सिंपल पार्ट्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। डिकम्पोजिशन में डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ को कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर पार्ट्स में, और ये सिंपलर पार्ट्स दोबारा से माहौल का हिस्सा बन जाता है और ये सिस्टम जो है वो रवा दवा होता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन जो है, एक बात याद रखना ज़रूरी है कि डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वजह से, इनकी ज़्यादती की वजह ऑक्सीजन ज़्यादा होता है या ह्यूमिडिटी माहौल में ज़्यादा होती है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इन तीनों चीज़ों की वजह से ये डिकम्पोज़र सर्वाइव कर जाता है। तो इस वजह से डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा हो जाती है। अगर ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी कम होगी। डिकम्पोजिशन के फ़ायदे भी हैं और इनके नुकसानात भी हैं। बाज़ एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे कि इनके यूज़फुल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं। तो बड़े फ़ायदे तो ये हैं कि इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ये माहौल की सफाई करती हैं, जहाँ पर कोई डेड प्लांट, डेड एनिमल वगैरह हो तो माहौल को साफ़ करने के लिए ये दोनों
अपना रोल अदा करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और उनकी बॉडीज़ को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इनसे माहौल साफ़ हो जाता है, ये इनका एक यूज़फुल एस्पेक्ट है। जब ये डिकम्पोजिशन करते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को जो है सेपरेट करता है उन डेड बॉडीज़ से। तो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से माहौल का हिस्सा बन जाते हैं और इनसे प्लांट्स जो है, पौधे जो है वो अपना खुराक बनाते हैं। तो ये इनका एक फ़ायदेमंद पहलू है। इनके नुकसान भी हैं। अच्छा, हार्मफुल एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं। ये नॉर्मल जो रोटी होती है, खुराक होता है, तो नॉर्मल खुराक को डैमेज फूड एंड वुड, वुड को, लकड़ी को और नॉर्मल खुराक को भी ख़राब करता है। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं ब्रेड मोल्ड को, तो ब्रेड मोल्ड जो आता है उनमें रोटी ख़राब हो जाती है, फिर खाने के काबिल नहीं हो जाती, ये इनका एक नुकसान है। नॉर्मल जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां और फल, तो उन्हें भी ये ख़राब करते हैं, फिर वो खाने के काबिल नहीं बन जाते। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि पेज नंबर 24 पे स्टार्ट हुआ है और 25 तक चला गया है, यानी 24 और 25 पर मौजूद है, उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। वो क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से जो डिजीज़ पैदा होते हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि डिज़ीज़ काज करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि डिज़ीज़ काज करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है पैथोजेन का। पैथोजेंस, पैथो का मतलब है, पैथा तो निकला, ये ग्रीक वर्ड्स है। पैथो निकला है पैथस से और पैथस का मतलब है डिजीज़। अच्छा, जिन निकला है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स या मेकर। तो मतलब क्या हो गया, डिजीज़ मेकर्स, यानी वो जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है पैथोजेंस का। अच्छा, एक बात याद करना रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो बीमारियां पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो बीमारियां इन्फेक्शस होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शस। इन्फेक्शस, इन्फेक्शस का मतलब ये है कि ये बीमारियां एक जानदार से दूसरे जानदार तक जो है जाते हैं और ये फैल जाते हैं, यानी ये एक जानदार से दूसरे जानदार तक स्प्रेड करते हैं। अच्छा, वायरसेस से जो बीमारियां पैदा होती है उनमें पहला जो है हेपाटाइटिस है। हेपेट का मतलब है लीवर और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी हेपाटाइटिस में क्या होता है कि इसमें लीवर जो है वो इन्फेक्ट होता है। फ्लू जो है ये तो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अच्छा, पोलियो, तो पोलियो में स्पाइनल कार्ड, पोलियो वायरस जो है स्पाइनल कार्ड पे असरअंदाज होता है और इसमें पैरालिसिस भी, जब ये स्पाइनल कार्ड पर असर करता है इसमें पैरालिसिस हो जाता है जिसमें बॉडी का कोई हिस्सा हरकत नहीं करता। इससे पाँव ज़्यादातर मुतासिर होते हैं। कोविड-19 तो ज़्यादा डिस्कस होता है। कोरोना वायरस डिज़ीज़ और 19 का मतलब है 2019। अच्छा, मीज़ल्स में क्या होता है कि मीज़ल्स में जो मीज़ल्स है ये भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। इसके अलावा मम्प्स है और मम्प्स में क्या होता है कि इसमें जो चिक्स हैं और जास है तो वो सूलन हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया की बीमारियों की तरफ। निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है कि ये लंग्स पर जो है अटैक करता है। टाइफाइड, मियादी बुखार, कोलेरा यानी हैज़ा, ट्यूबरक्यूलोसिस में भी लंग्स जो है वो इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद फंजाई है। फंजाई में पहला जो है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म में जो है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर जो है इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट करता है और उस इफ़ेक्ट की वजह से, फंजाई की इस इफ़ेक्ट की वजह से रिंग्स सा बन जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फैल जाते हैं। एथलीट्स फुट में
आइची और स्केली, पाँव का स्किन आइची और स्केली बन जाता है। स्मट और रस्ट जो है ये प्लांट्स की बीमारियां हैं। स्मट में जो है ये पत्ते लीव जो है वो ज़र्द बन जाते हैं। और रस्ट में क्या होता है कि रस्ट में मुख्तलिफ पार्ट्स जो है जिस तरह हम गंदम में देखते हैं वो ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है जो कि पेज नंबर 25 और 26 पर मौजूद है कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ है वो किस तरह एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे में चले जाते हैं। ख़ासकर हम बात करेंगे इंसानों की। इन्फेक्शस डिजीज़ में बाज़ जो है वो एयर के ज़रिए से ट्रांसमिट करते हैं, बाज़ वाटर के ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान को चले जाते हैं फूड के ज़रिए से, एनिमल्स के ज़रिए से और डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के ज़रिए से भी ये स्प्रेड होते हैं। अच्छा, जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं, क्या होता है जब एक पेशेंट हो और उसे टीबी हो और वो मतलब छींक के या ब्रीथ आउट हवा को सांस को बाहर निकाले तो ये जम्स जो है ये बाहर हवा में चले जाते हैं। जब एक नॉर्मल बंदा इस पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ इन करे, वो इसमें सांस ले तो ये जम्स हवा से उनके वजूद में चले जाते हैं और वहाँ पर जो है ये बीमारी को काज करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ेस। वाटरबॉर्न में क्या होते हैं कि बाज़ जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो वाटर को पोल्यूट करते हैं और वो वाटर में सर्वाइव करते हैं। जब ये पोल्यूटेड वाटर इसे हम पिए या इनमें हम कोई खुराक पकाए तो ये डायरेक्टली हमारे वजूद के अंदर चले जाते हैं और इन डिजीज़ेस को काज करते हैं, जिस तरह डायरिया है, टाइफाइड है। इसके अलावा बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो हमारे खुराक के अंदर रहते हैं और हमारे खुराक को कंटामिनेटेड गंदा करते हैं। जब इन गंदे खुराक हो हम खाए तो ये हमारे वजूद में चले जाते हैं और हमें बीमार बनाते हैं, जिस तरह कोलेरा और हेपाटाइटिस, ये फूडबॉर्न है। अच्छा, इसके बाद एनिमल बॉर्न डिजीज़ेस है। बाज़ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वो भी डिजीज़ेस को स्प्रेड करते हैं, जिस तरह मस्कीटो एक एनिमल है। मस्कीटो क्या करता है कि एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड को जो है चूसता है। जब ये मलेरियल पेशेंट के ब्लड को चूसता है तो उस ब्लड में जो प्लाज्मोडियम जरासीम मौजूद है ये मस्कीटो के स्टमक में आ जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मस्कीटो किसी नॉर्मल शख्स को जो है बाइट करता है और ये प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में ट्रांसमिट करते हैं और उनसे भी मलेरिया हो जाता है। डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के ज़रिए, जिस तरह हम शेकिंग हैंड्स, हाथों को मिलाते हैं वगैरह, तो उससे भी मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल जाते हैं, जिस तरह कोविड-19 है। अच्छा, इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है जो कि पेज नंबर 27 पर मौजूद है और 28 इन दो पेजेस पर मौजूद है, वो है यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ के अलावा या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का अच्छा रोल क्या है। तो सबसे अच्छा रोल इसका ये है कि मेकिंग फूड आइटम्स, इनकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक की चीज़ें बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यीस्ट से ब्रेड और चीज़, इन्हें बनाने के लिए जो है यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। दही जो है योगर्ट, तो उसे बनाने के लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा अहम रोल जो फ़ायदेमंद है वो है क्लीनिंग एनवायरनमेंट। माहौल में जो पोल्यूटेड चीज़ें हैं और जो डेड बॉडीज़ हैं जिनकी वजह से माहौल गंदा हो जाता है, तो उन्हें साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया और फंजाई है। इस वजह से चूँकि ये माहौल को साफ़ करते हैं बैक्टीरिया फंजाई, तो इसी वजह से बैक्टीरिया और फंजाई को नाम दिया जाता है स्कैवेंजर्स का। इसके अलावा एक तीसरा अहम रोल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाते हैं। जिस तरह एंटीबायोटिक्स है, तो एंटीबायोटिक्स फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं।
और इनकी वजह से जो डिजीज़ेस काज़ होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स उन डिजीज़ेस को जो है कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को किस तरह कंट्रोल करेंगे या अपने आप को इन्फेक्शन से किस तरह बचाएँगे? खुराक खाने से पहले, खुराक खाने के बाद, वॉशरूम अटेंड करने से पहले और वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके अलावा जो आइज़ हैं, माउथ है, नोज़ है, इन्हें टच करने से गुरेज़ करें क्योंकि हम जो हमारे जो उँगलियाँ होते हैं, इन्हें हम हर चीज़ के साथ टच करते हैं तो जरासीम इनमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन्हें टच करने से गुरेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो टाइम होता है वैक्सीनेशन का, तो उस प्रॉपर टाइम में अपने आप को वैक्सीनेट करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी अपने इन्फेक्शन से बचाएँ, यानी अगर आपको इन्फेक्शन हो तो घर से बाहर न चला जाए और जो है पब्लिक मकामात जो है उनसे दूर रहे ताकि आपकी इन्फेक्शंस दूसरे लोगों में स्प्रेड ना हो जाए। इसके अलावा अगर इंजरी हो तो इंजरी को बैंडेज पट्टी के ज़रिए से कवर करें ताकि जरासीम उनके अंदर न चले जाए और आप महफूज़ रहे। तो ये थी जो दूसरा चैप्टर था 5th क्लास के साइंस का, वो पूरा चैप्टर आज हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स अ लॉट।